अमेज़न, यहाँ तक कि स्कूली बच्चों को भी पता है कि ये दुनिया में सबसे बड़ी नदी के नाम से जानी जाती है। लेकिन सिर्फ नदी नहीं, अमेज़न बेसिन लगभग ऑस्ट्रेलिया के आकार जितना बड़ा है। इसमें इतना पानी है कि ये इस कदर बहता है कि जिसके चलते इस पर एक भी ब्रिज नहीं बनाया जा सका है। हर 24 घंटे में अमेज़न नदी करीब 19 क्यूबिक मीटर पानी समुद्र में लाती है, जो इतना है कि न्यूयॉर्क जैसे शहर की करीब 12 साल आगे तक पानी की जरूरत को पूरा कर सकता है। इस नदी के अंदर यहाँ तक कि कई रहस्यमयी सीक्रेट्स छिपे हैं, लेकिन अंडर वाटर करंट खुद इसके अंदर के रहस्यों का खुलासा किसी भी प्रकार आज तक नहीं किया है। इस जगह की अनोखी प्रकृति इसे एक अलग दुनिया बनाती है। अमेज़न जंगल को लिटरली दुनिया का जीन पूल कहा जाता है। दुनिया की 1/3 बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर रहती है, जिसे साइंस जानता है और लगातार नए नए जीव को डिस्कवर किए जा रहे हैं। प्री हिस्टोरिक समय में भयानक मॉन्स्टर्स यहाँ पर रहते थे और साइंटिस्ट्स को आज भी उनके अवशेष मिलते हैं। इस जगह पर प्राचीन सभ्यता के निशान भी पाए गए हैं, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि वे कहां से आए थे, और यहां तक कि ये भी क्लियर नहीं हो पाया है कि वे गए कहां। असल में अमेज़न नदी के नीचे क्या है, आज के इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए इस रोमांचक वीडियो को शुरू करते हैं। लेंथ दोस्तों, अमेज़न 6275 किलोमीटर लंबा है। ये दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट नदी है, जिसमें कई छोटी छोटी नदियां समाहित है। कई लोग इस बात पर आपत्ति जताएंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। सबसे बड़ी नदी तो अफ्रीका की नाइल नदी है, लेकिन ये सवाल अभी साइंटिफिक कम्युनिटी में बहस का विषय बना हुआ है और ये मल्टीपल इंटरप्रिटेशन का विषय है। मेन सवाल यह है कि सोर्स को क्या माना जाता है। अगर नदी का सर मैरानन नदी है तो अमेज़न 6400 किलोमीटर लंबा है। अगर हम एपाचे द सोर्स को कंसीडर करते हैं तो अमेज़न और अधिक लंबा हो जाएगा, जो करीब 6992 किलोमीटर होगा और 6650 किलोमीटर नाइल नदी को काफी पीछे छोड़ देगा। इसके अलावा अगर स्टार्टिंग पॉइंट यूके ओली का सोर्स होगा तो अमेज़न 7100 किलोमीटर लंबा होगा और नाइल इसके आसपास भी नहीं दिखता है। मजे की बात तो यह है कि इतना बड़ा होने के चलते अमेज़न के कुछ हिस्सों को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। यहाँ तक कि इसके स्टार्टिंग पॉइंट को भी छोड़ दें तो भी वेस्ट से लेकर ईस्ट तक अपने रास्ते में ये अपना नाम 6 बार बदलती हैं। इसके मिडिल पार्ट को स्थानीय लोग सोलिमोस कह के बुलाते हैं। आखिर में सिर्फ इसके 1/3 हिस्से को ही अमेज़न कहा जाता है। अमेज़न के कई मेजर ट्रिब्यूटरीज को उनके वाटर कलर से नाम मिलता है और यहाँ नेचर रंगों के साथ काफी मस्ती कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो रियो नेग्रो का पानी काले रंग का दिखता है, जबकि मडेरा में पानी का रंग सुनहरा दिखाई देता है। ब्राजील में मनाउस के नजदीक रियो नेग्रो सॉली मॉइस्ट के पीले और मटमैले पानी में मर्ज हो जाता है। साइज अमेज़न बेसिन एक विशाल लोलैंड है जो रेन फॉरेस्ट से ढका हुआ है, जिसने साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट पर कब्जा किया है। यह इलाका ब्राजील, कोलंबिया, पेरू और बोलिविया तक फैला हुआ है। अमेज़न बेसिन का एरिया 6.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये पृथ्वी के पूरे सरफेस लैंड का 5% है। दोबारा से कंपेयर करें तो ये लगभग ऑस्ट्रेलिया के जितना ही है, जो 7.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसकी गहराई अधिक है। यहाँ तक कि इसके लोएस्ट पॉइंट पर इसकी गहराई 100 मीटर तक पहुंच जाती है। तुलना करके देखें तो लेक ईरी 64 मीटर गहरा है, तो भी ये इससे अधिक गहरा है। हिस्ट्री, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतना बड़ा रिवर सिस्टम काफी लंबे समय में बना है और इसलिए अमेज़न के इतिहास को एपिक ड्रामा कहा जा सकता है। करीब 11 मिलियन साल पहले के आसपास मायोसीन युग के दौरान अमेज़न नदी एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल नदी के रूप में ओरिजिनेट हुई थी।
लेकिन उसके पहले करीब लाखों वर्षों में नदी बनी, खुद से रीशेप्ड हुआ और अपने फ्लो को ऑपोजिट डायरेक्शन में बदला, यहां तक कि एक समय पर ये इनलैंड समुंदर की ओर मुड़ा। क्रिटेशियस पीरियड में वापस चलें तो प्रोटो अमेज़न कॉन्गो रिवर सिस्टम का हिस्सा था। थ्रू आउट द हिस्ट्री अमेज़न एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक मूव करने में खुद को मैनेज कर लेता था। हमें पता है कि ये थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन यही सच है। आमतौर पर उस समय दो विशाल कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़कर वेस्टर्न गोंडवाना को बना रहे थे। फाइनली 80 मिलियन साल पहले दोनों कॉन्टिनेंट अलग हुए और जिसके चलते कॉन्गो और प्रोटो अमेज़न दोनों नदियां अलग अलग कॉन्टिनेंट पर समाप्त हो गई। वे सीधे अलग नहीं हुए, लेकिन पूरे समुद्र द्वारा अलग हो गए। एंशिएंट मॉन्स्टर्स। वैसे जरा इस फॉसिलाइज्ड बोन को देखिए, कुछ खास नहीं लग रहा है ना? वैसे भी ये एक वर्टिब्रा ही है मात्र, लेकिन ये वर्टिब्रा एक सांप का है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, इस समय तो एनाकोंडा जैसे सांप तो रहते ही थे। दोस्तों जरा रुकिए, इस छोटे वर्टिब्रा को देखिए। ये आकार में इस वर्टिब्रा की तुलना में कहीं अधिक छोटा है और यही एनाकोंडा का वर्टिब्रा है। वैसे आपके मन में ये सवाल अभी उठ रहा होगा कि फिर ये बड़े आकार का वर्टिब्रा किसका है, जिसके सामने एनाकोंडा का वर्टिब्रा बच्चा दिख रहा है? वेल, ये मॉन्स्टर का वर्टिब्रा है और उस मॉन्स्टर का नाम है टाइटेनोबोआ। जी हाँ, सही सुना आपने। डायनासोर को मारने वाले मीटियोराइट्स के कुछ मिलियन साल बाद मॉडर्न कोलंबिया के इलाके में टाइटेनोबोआ दिखा था। ये अब तक का सबसे बड़ा सांप था। इसकी लंबाई करीब 13 से लेकर 15 मीटर तक होती थी और करीब 1 टन से भी अधिक इसका वजन था। आज के सबसे बड़े मॉडर्न सांपों में से एक सांप है पाइथन, जिसकी लंबाई करीब 7.5 मीटर है, जो लगभग इसके आधे आकार का है। इस तरह का मॉन्स्टर अपनी मर्जी से उस समय में कुछ भी खा सकता था, यानी कि किसी का भी शिकार कर सकता था, यहाँ तक कि कछुआ और मगरमच्छ। लेकिन ये सुनकर आपको वाकई में हैरानी होगी कि अधिकतर समय वो सांप रेगुलर बेसिस पर मछलियां ही खाता था, ठीक जायंट व्हेल की तरह, जो छोटे छोटे आकार के प्लैंकटन और सभी प्रकार की छोटी मछलियों को ही खाती है। टाइटेनोबोआ काफी समय पहले ही एक्सटिंक्ट हो गए थे, लेकिन अमेज़न बेसिन में अभी भी इतने खतरनाक जीव हैं कि उनसे दूर रहना ही हमारे लिए अच्छा होगा। अमेज़न के जंगल में सैकड़ों मेंढक की प्रजातियां अभी भी पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ तो इंसान को एक टच में ही मौत की नींद सुला सकते हैं। इसके बाद खतरनाक मगरमच्छ, इलेक्ट्रिक ईल फिश, जहरीले सांप, वैम्पायर बैट्स और बड़ी आकार की जंगली बिल्लियां भी पाए जाते हैं। यहाँ तक कि ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर भी यहाँ पर पाए जा सकते हैं। काफी लंबे समय तक उन्हें सबसे अधिक जहरीला माना जाता था, यहाँ तक कि साल 2010 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। हालांकि 2010 के बाद से ये अपना टाइटल भी खो बैठा है, लेकिन ये अभी भी कम खतरनाक नहीं है। मशहूर बुलेट एंट्स यानी चींटी भी इस जगह पर रहती हैं। उन्हें ये नाम उनके खतरनाक बाइट के वजह से मिला है, जो करीब 1 दिन तक इंसान को हार्ट कर सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर जायंट सेंटीपीड भी रहते हैं, यहाँ तक कि समुद्र से तैरते हुए शार्क भी इसमें आते हैं। एनाकोंडा भी इस एरिया में रहते हैं, जैसे कि हमने शुरू में ही कहा था। एंशिएंट सिविलाइजेशंस। वैसे तो कल्पना करना काफी मुश्किल है कि यहाँ पर आदिवासी लोग भी रहते थे। वे अभी भी उनके ओरिजिनल कल्चर को प्रिजर्व करके रखे हैं और ये प्राचीन सभ्यता से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन वे यहाँ पर काफी समय पहले ही रहते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को आज भी उस सभ्यता के निशान मिलते रहते हैं। हाल ही में 600 साल पुराना एक मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर डिस्कवर किया गया है, जो पूरी तरह से एबंडेंट था, जो रिसर्चर्स की आंखों से बोलिविया की घने जंगलों में छिपा हुआ था। इस डिस्कवरी का इतिहास 20 साल पहले ही शुरू हुआ, जब एक जर्मन साइंटिस्ट डॉक्टर हाइको प्रमर्स और डॉक्टर कार्ला जेम्स बेटनकोर्ट आर्कियोलॉजिकल खुदाई करना शुरू किए, जो अमेज़न के बोलिविया में
कासा रोब गांव के नजदीक हैं। इस एरिया को llanos de Mojos के नाम से जाना जाता है। ये अमेज़न रिवर वैली के सदर्न पार्ट में लोकेटेड है। llanos de Mojos एक प्लेन एरिया है जो कि बारिश के मौसम में बहता है, जब वाटर लेवल बढ़ जाता है, और तब ये कुछ महीनों तक पानी के नीचे ही छिपा रहता है। वैसे ऐसा कुछ एक साल में ही सिर्फ नहीं हुआ है, बल्कि ऐसा सैकड़ों साल के बीच हुआ है। इसलिए यहाँ का इलाका परमानेंट सेटलमेंट्स के लिए बिल्कुल ही ठीक नहीं है। हालांकि रिसर्चर ने प्री कोलंबियन कल्चर के निशान पाए हैं। वैसे इसका टाइम फ्रेम पूरी तरह से सेम नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट्स ये बताते हैं कि ये करीब फर्स्ट मिलेनियम की एंड और सेकंड मिलेनियम एडी के शुरुआत का हो सकता है। इसका नाम नजदीकी गांव कासा रोब के नाम पर पड़ा है। इस सभ्यता के निशान में न सिर्फ मैन मेड माउंट्स यानी टीले मिले हैं, बल्कि सड़कें और सुरंगें भी मिले हैं। इसके अलावा साइंटिस्ट्स का मानना है कि इस सभ्यता ने करीब 16,000 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया पर कब्जा किया हुआ था। वैसे ये और भी इंटरेस्टिंग होते चला जा रहा है। किसी को भी नहीं पता कि ऊपरी मिट्टी के लेयर में अमेज़न बेसिन के नीचे और जंगल की परछाई में क्या छिपा हुआ है। मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर के आर्किटेक्चरल डिटेल्स अमेज़ोनियन वेजिटेशन के द्वारा छिपे हुए हैं। वैज्ञानिकों ने इस इलाके का हेलीकॉप्टर की मदद से 3D मैप बनाया, और जिससे ये पता चला कि ये इलाका 2 भागों में बटा हुआ है, जो 147 और 315 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है। ये बताना काफी मुश्किल है कि यहाँ पर कितने लोग रहते थे। वैज्ञानिकों को भविष्य में इस चुनौती का सामना करना पड़ सकता है कि इस प्राचीन शहर का फंक्शन कैसा था, सेटलर्स कहां से आए थे और वे कहां गए। रेडियो कार्बन एनालिसिस दिखाते हैं कि कासा रोब सेटलमेंट्स 1400 एडी के आसपास अबंडन्ड हुआ था, लेकिन क्यों, ये अभी भी एक मिस्ट्री है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।